आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। महीने भर से भी कम समय का वक्त रह गया है जब बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और 10 नवंबर को यह फैसला हो जाएगा कि बिहार की गद्दी पे अगले 5 साल के लिए कौन बैठेगा। तमाम तरह की राजनीतिक गतिविधियां राज्य में शुरू हो गई हैं। पिछली दफा जब हमने पॉडकास्ट किया था तब हमने लोजपा पर बात की थी और लोजपा के अंदर क्या चल रहा है उस पर बात की थी। आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करेंगे आरजेडी पर, राष्ट्रीय जनता दल पर, जिनके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं और सजा काट रहे हैं और फिलहाल अस्पताल में वो अपना इलाज करा रहे हैं। तो बमुश्किल है कि वो ग्राउंड पर दिखें और अपने बेटे तेजस्वी यादव का हाथ थामे नजर आए। लेकिन इसके इतर राजनीति तो चलती है और चलती रहेगी और इस बार पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव पर है कि वो आरजेडी को एक बार सत्ता में फिर से लेकर आएं और पार्टी ने जो मोटा मोटी जो 12-13 सालों का वनवास झेला है उसे वो खत्म करें। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक युवा नेता के ऊपर, लेकिन उनकी रणनीति क्या है इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। जब वो ग्राउंड पर लौटेंगे तो उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी और इस चुनाव में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी बाकी के चुनावों से क्या अलग कर रही है। आज हम पॉडकास्ट में बात करेंगे इसी विषय पर और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पटना से इंडिया टुडे के सीनियर एसोसिएट एडिटर अमिताभ श्रीवास्तव। स्वागत है अमिताभ जी आपका आज के पॉडकास्ट में। धन्यवाद ऋतुराज, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आज हमारी और आपकी बात हो रही है एक पॉडकास्ट को लेकर। हमारा और आपका जो एक सिलसिला था लगातार पॉडकास्ट करने का जो हमने कोरोना के वक्त शुरू किया था वो उसमें थोड़ा सा विराम लगा था, लेकिन हम फिर से बिहार चुनाव के साथ वापस लौट आए हैं आपके साथ। हमने और आपने थोड़ी देर पहले तय किया कि आज के पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे आरजेडी की, इसकी राजनीति पे और बिहार चुनाव में ये पार्टी कैसे उतर रही है इस बार इस मुद्दे पर। ऋतुराज, ये जो इशू है आरजेडी की स्ट्रैटेजी, ये इतना ब्यूटीफुल है और इतना आयरॉनिकल है एट द सेम टाइम। अगर आप आरजेडी को देखेंगे तो शुरू से लेकर अभी तक, चाहे लालू जेल में रहें या जेल के बाहर, वो आरजेडी के सबसे बड़े चेहरे हैं और आरजेडी की सबसे बड़ी उम्मीद भी, और आरजेडी के लिए एक सबसे ज्यादा पोलराइजिंग फोर्स भी। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई आरजेडी को वोट देता है, जो आरजेडी का ट्रेडिशनल वोटर है, उसके मन में लालू प्रसाद ही रहते हैं। तो अगर हम कोई क्रिकेट की एनालॉजी देखें तो आपको दिखेगा कि भाई क्रिकेट में अगर कोई टीम फॉलो ऑन करने के बाद दोबारा खेलती है, जैसे कि राजनीति में भी आरजेडी का लगता है कि फॉलो ऑन ही हुआ पड़ा है बिहार में, तो फॉलो ऑन के बाद जो दोबारा बैटिंग करने आती है तो पहले इनिंग का स्कोर एक प्लस रहता है। उसी तरह से लालू प्रसाद के कारण ये जो उनका एक ट्रेडिशनल मुस्लिम यादव का वोट बैंक है वो एक प्लस रहता है, जो तेजस्वी यादव उसको ग्रांटेड मान के चल सकते हैं और चल रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि जहां लालू तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़े एडवांटेज हैं, वहीं एक दूसरे स्तर पर लालू सबसे बड़े डिसएडवांटेज भी साबित होते हैं। वो ऐसा इसलिए कि जहां वो कमिटेड ग्रुप लालू प्रसाद के कारण ही आरजेडी को वोट देता है, उसी समय उन्हीं कारणों के कारण कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव को वोट नहीं देंगे, बिकॉज वो लालू प्रसाद के बेटे हैं। तो जैसा आपने कहा, ऐड किया कि सबसे बड़ा पोलराइजिंग फोर्स है लालू प्रसाद, तो हाँ, वो है सबसे बड़े पोलराइजिंग फोर्स और उसके कारण आरजेडी को टीवी फाइट्स जहां होती है, बाइपोलर इलेक्शन जहां होता है, तो सिर्फ मुस्लिम यादव वोट बैंक के भरोसे आप बहुत आगे नहीं चलते। शायद इसीलिए राजद को पुरानी छवि से निजात दिलाने के लिए पार्टी के योजनाकारों ने बड़े पेशेवर्स की राय के बाद, प्रोफेशनल्स की राय के बाद ये निर्णय लिया है कि अभी जो कैंपेन का सेंटर है, केंद्र है, वो पूरी तरह से तेजस्वी यादव पर ही केंद्रित रहेगा और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से जुड़े पहलुओं पर विपक्ष हमेशा हमलावर रहता है। ऐसी स्थिति में राजद ने मतदाताओं के सामने सिर्फ तेजस्वी यादव की ब्रांडिंग करने का निर्णय लिया है। इसी सुनियोजित रणनीति के तहत राजद के तमाम औपचारिक पोस्टर्स में सिर्फ तेजस्वी यादव ही दिखाई देते हैं।
तो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का चेहरा उनमें इसलिए नहीं दिखता क्योंकि आप पोलराइजिंग है और उस कारण को शायद आरजेडी हटाना चाहती है। साथ ही साथ मीसा भारती और तेज प्रताप यादव का चेहरा इसलिए नहीं दिखता क्योंकि बिहार में जो युवा मतदाता है वो 24% से ज्यादा हैं और उनके लिए नेपोटिज्म यानी परिवारवाद एक ऐसा कारण होगा जिसके कारण वो तेजस्वी यादव को सपोर्ट में ना सोचें। राइट, वोट देंगे ना देंगे ये तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है और ना हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो किसे वोट देंगे ये जानने की। परंतु लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो अपनी तरफ से रणनीति बना रही है वो इस बात का ख्याल रख रही है, नेपोटिज्म वाले मुद्दे पे का ख्याल रख रही है और इसी को लेकर वो प्लानिंग भी कर रही है। बिल्कुल, आपको याद होगा रघुवंश बाबू ने अपने देहांत के 3 दिनों पहले कुछ पत्र लिखे थे और उन पत्रों में से एक में उन्होंने जिक्र किया था, क्वेश्चन किया था ऐसी समाजवादी रणनीति पे, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि भाई एक पोस्टर में एक ही परिवार के 5-5 लोगों का चेहरा दिखता है। तो हालांकि उन्होंने कोई नाम नहीं लिया था, परंतु जो उन्होंने कहा उसके बाद नाम लेने की बहुत आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि जो जदयू के रणनीतिकार हैं या जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं कि राजद परिवार ही ऐसा है जिसके 5 सदस्यों का तस्वीर एक पोस्टर में रहता था। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव। ये भी एक रणनीति है अभी जो तेजस्वी की सोलो ब्रांडिंग कराने की, कि एक तो उनको राजद के उस नॉट सो ग्लोरियस पास्ट से दूर कर दें और साथ ही साथ उन्हें मालूम है कि राजद के जो सपोर्ट बेस है, जो उनका कमिटेड वोटर है, वो तो निश्चित रूप से राजद को वोट करेगा ही। हाँ, जैसे एक बात भी कही जाती है कि आरजेडी जो 2010 का चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव लड़ी थी वो उसके लिए वो सबसे बुरा चुनाव था अभी तक का। बिल्कुल। और उस समय भी उनकी उन पार्टी का जो है वोटिंग प्रतिशत वो लगभग 20% के आसपास था। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है अमिताभ जी। तो ये मान के पार्टी चलती है कि इतना वोट परसेंट तो हम किसी भी वक्त हमारे साथ है, वो अब कहीं नहीं जा रहा। आप देखिए 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें आरजेडी सिर्फ 19 सीटों पर, बिहार में 40 लोकसभा सीट है, उन्होंने आधे से भी कम यानी 19 सीटों पे वो चुनाव लड़ी थी। उनका वोट प्रतिशत 15% के आसपास था, यानी आधे से भी अधिक सीटों पर आप लड़ने पर भी 15% वोट्स आपको मिल जाते हैं। यानी इतने कमिटेड वोट्स तो आपके पास हैं। परेशानी है इस कमिटेड वोट्स के बियॉन्ड जाने की, राइट। तो उसके कारण ये स्ट्रैटेजी है कि आपको लालू जी को पोस्टर से आपने हटा दिया, तेजस्वी यादव सिर्फ अकेले रहेंगे उस पोस्टर्स में और इस हिसाब से एक युवा चेहरे के रूप में ब्रांडिंग करने का प्रयास किया गया। बट यहाँ एक और परेशानी है, मैंने अभी जदयू के एक स्पोक्स पर्सन है उनसे बात करी और उनका कहना था कि भाई अभी एक फेमस पैरोडी आपको यूट्यूब पे दिखेगी, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई जैसे कि आपने कुकर से सारे चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया, राइट। So when you're taking out the pictures of Lalu Prasad, Rabri Devi from an RJD poster, you are left with nothing. Of course, वो अपोजिशन है तो वो तो ऐसा बोलेगी ही, परंतु जो अभी सोलो ब्रांडिंग चल रही है उसकी स्ट्रैटेजी ही यही है कि आपको आरजेडी की जो नेगेटिव पोलराइजेशन है उससे बचा जा सके। देखिए अमिताभ जी, इस बार रैलियां तो होंगी नहीं। जैसे पहले गांधी मैदान भरने की बात होती थी, बिस्कोमान भवन पे कैमरे लगाकर दिखाए जाते थे शहरों में कि देखिए हमने इतना मैदान भर दिया, उनकी वाली रैली में तो इतना ही भरा था। ये वाला मामला इस बार है नहीं बिहार में। चुनाव होने हैं, डिजिटल प्रचार होने हैं, ऐसे में ये ब्रांडिंग, ये पोस्टरिंग कितनी काम आएगी? नहीं, पोस्टरिंग तो डिजिटली भी अवेलेबल होती है ना, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर। ये जो पोस्टरिंग है ये एक सोची समझी रणनीति है, जिस रणनीति के तहत आप दिखा रहे हैं कि आपका जो लीडर है तेजस्वी यादव, जिन्होंने, मुझे तो लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये रीथिंकिंग ऑफ द स्ट्रैटेजी है। बिकॉज इनिशियली अगर आप ध्यान दें तो मई या जून में तेजस्वी यादव ने अपने कैंपेन के शुरुआत में एक तरह से
उन्होंने बिहार की जनता से पिछली भूलों के लिए माफी मांगी थी। उन्हें लगा था इस तरह से करके वो जो नेगेटिव पोलराइजेशन है उसको कम कर सकेंगे, राइट। लेकिन बाद में शायद ये रीथिंकिंग हुई है कि भाई माफी मांगने से कुछ होगा नहीं, एंड देयर इज नो नीड टू बी अपोलोजेटिक। पॉलिटिकली वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। शायद इसलिए अब उन्होंने जैसा कि वो लोगों का खुद का मानना है, उनके रणनीतिकारों का, तेजस्वी यादव को सामने करके लालू को बैकग्राउंड में रखने का प्रयास है कि लालू के पॉजिटिव्स तो उनको मिलेंगे ही, पॉजिटिव वोट्स, बट लालू के कारण जो लोग वोट नहीं देते थे, आरजेडी की उम्मीद है कि शायद वो वापस आ जाए। जदयू कहता है इसको खाली कुकर। वेल, ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा। हाँ, वो तो बहुत लोगों को इंतजार है इस चुनाव का। बहुत विषम परिस्थितियों के बीच ये चुनाव हो रहा है और बिहार का चुनाव हमेशा से एक आई कैचिंग रहा है। सब लोगों की नजर भी होती है कि बिहार क्या कह रहा है, और उसके बाद अगले साल 5 महत्वपूर्ण चुनाव भी होने हैं देश में, जो काफी मायने रखेगा इस चुनाव के बाद। खैर, हम अगले मुद्दे पर लौटते हैं। आपने आरजेडी की एक रणनीति पे बात की। क्या आरजेडी करना चाह रही है इस बार चुनाव में, उसकी बात की हमने। अगला मुद्दा हम लोग जिस पे बात कर सकते हैं वो है कि जब ग्राउंड पे जाएंगे तेजस्वी इन सब मुद्दों के साथ, इन सारी स्ट्रेटजी के साथ जो उन्होंने अपने रणनीतिकारों के साथ बैठकर बनाई है, तो वहां पे क्या मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है और क्या उसे टैकल करने के लिए उनके पास कोई काउंटर नैरेटिव है? बहुत ही मुश्किल सवाल है ऋतुराज। इनफैक्ट जब आप दो स्ट्रैटेजी की बात करते हैं और काउंटर नैरेटिव की बात करते हैं, आप स्ट्रैटेजी तो खुद बना लेते हैं, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने आते हैं तो आपको कई तरह के इश्यूज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव भी रहती है। तो जहां आरजेडी की स्ट्रैटेजी तेजस्वी को सामने लाना अपने आप में एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लगता है, लेकिन जब ग्राउंड पर आएगा तो आपके अगेंस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर नैरेटिव आपके सामने आएगा। तब आपको पता चलेगा कि क्या ये स्ट्रैटेजी इफेक्टिव है या नहीं। क्योंकि राजद के 15 साल के विरुद्ध एनडीए का तो यही नारा है और उनका जो कैंपेन थीम यही है, उनका 15 साल और हमारा 15 साल। आप स्वयं ही कंपैरिजन कर लें, बॉटम लाइन भी यही है। अभी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो अभी उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 25 तारीख को, 25 सितंबर को, जिस दिन विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई थी विधिवत, उस दिन उन्होंने बताया था कि चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या रोड्स की स्थिति की बात करें, जब इन सारे मानकों के विरुद्ध आरजेडी के 15 साल के परफॉर्मेंस को देखा जाता है तो निश्चित रूप से परेशानियां तो दिखती हैं, क्योंकि आरजेडी का परफॉर्मेंस इन सारे डेवलपमेंट, ये बहुत चालाक तरीका भी है विपक्ष का और सत्ता पक्ष में बैठे रहने वाले रणनीतिकारों का, कि जो हाल फिलहाल की गलतियां हैं या कुछ नाकामियां हैं उसको छुपा लिया जाए 15 वर्सेस 15 करके। एग्जैक्टली, ये बहुत ही एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी शुरू में तो दिखाई दे रही है, बट अगर आप देखेंगे ग्राउंड पर तो क्या इसको ट्रैक्शन मिल रहा है? मुझे लगता है सर्टेन सेक्शंस में ट्रैक्शन मिल रहा है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आरजेडी का जो वो शासनकाल था वो बहुत ही अच्छे दिन तो नहीं थे बिहार के। कई लोगों का ऐसा मानना है, कई लोग इसको डेफिनेटली इस तरह से देखते हैं कि भाई उस दौरान जो पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग हैं, जो दलित लोग हैं, उनको एक तरह से एक आवाज मिली थी और पहली बार वो केंद्र में आए थे, मेन स्ट्रीम में आए थे, सत्ता के मेन स्ट्रीम में आए थे। ये भी एक सोच है जो आरजेडी के सपोर्टर्स मानते हैं, परंतु 15 साल वर्सेस 15 साल जो जदयू ने बढ़ाया है इस मामले को, उसका एक और बड़ा कारण है कि ना केवल वो आरजेडी को या अपोजिशन अलायंस को अपने सामने छोटा सिद्ध करते हैं, बल्कि जो आरजेडी की स्ट्रैटेजी है सिर्फ तेजस्वी को आगे करना, उसको न्यूट्रलाइज भी कर लेते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो ग्राउंड पर हो रही है, और नैरेटिव वर्सेस काउंटर नैरेटिव, तो थिंग्स आर रियली गेटिंग स्टर्ड अप। ये तो हो रहा है बिहार में। लेकिन जितना छिटकाव हम बोलते हैं, अपने यहाँ की भाषा है छिटक गया, तो छिटकाव जो है हमने आरजेडी में देखा है, महागठबंधन में देखा है पिछले दिनों
जी। इतना हमने पहले तो नहीं देखा। अभी तक जो आरजेडी की रणनीति होती थी या महागठबंधन की जो रणनीति होती थी चुनाव में, पिछले जी। कुछ चुनाव में अगर हम देखें तो वो बहुत इंक्लूसिव कैरेक्टर होता था उनका, मतलब कि राइट। जितना अधिक से अधिक लोगों को अपने पास लाया जा सके उसको लाया राइट। जाए। लेकिन अब की बार लगता है कि इस चुनाव में इसे पार्टी बदलने की कोशिश कर रही है। जो जा रहा है जाने दें, मैक्सिमम सीटें वो अपने पास रखना चाहती है, या फिर वो पिछले 2 एक्सपेरिमेंट के फेल होने के बाद से थोड़ी सी जो है वो सतर्क भी नजर आ रही है। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि नो रिस्क नो गेन वाले फॉर्मूले पे जो है वो पार्टी चलने की कोशिश करती दिखाई दे रही है इस बार। मेरी इस बात से आप कितना सहमत हैं? ऋतुराज, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं इसमें बस ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो आशा नाम की चिड़िया होती है ना, अगर खासकर वो चुनावी आशा हो, तो वो आसमानों में बहुत ऊंची उड़ती है, वो नीचे आना ही नहीं चाहती। और आसमानों में, जैसा कि आप जानते हैं, हवाओं में एक और चीज बहुत आसानी से बन जाती है, वो होता है किला। हवा में किला बनाना बहुत आसान होता है, और ग्रेविटेशन का जो सिद्धांत है उसके बिल्कुल विपरीत काम करता है। आसमानों पे बने किला किला को अगर आप नीचे लाना चाहें, बहुत मुश्किल होती है। 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं। राजनीतिज्ञ जीवन भर इस अवसर का इंतजार करते रहते हैं, और जब ये अवसर आता है तो उनके मन में ये भावना बहुत जोरों से प्रबलित होती है कि भाई, अभी हमें मैक्सिमम सीट चाहिए। मैं जीतन राम मांझी जिस तरह से राजद छोड़ के चले गए हैं, जिस तरह से राजद गठबंधन छोड़ के चले गए हैं, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के चले गए हैं, तो वास्तविक रूप से जमीन पे तो निश्चित रूप से आरजेडी का जो ग्रैंड प्लान, एक ग्रैंड अलायंस बनाने का था, वो थोड़ा सा मुश्किल में दिखाई देता है। परंतु मैं इसको ज्यादातर एक पॉलिटिशियन के इनर डिजायर से लिंक करना चाहता हूँ कि उनको लगता है कि भाई, हमने 4 साढ़े 4 साल जो हवाओं में किले बनाए हैं, उनको उतारने का वक्त है अभी जमीन पे। तो यही उनका प्रयास है, और हम उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते। वास्तविक रूप से आरजेडी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, और ये 1%, 2%, 3% के जो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, ये 1, 2, 3% वोट्स भी काफी बड़ा अंतर ला सकते हैं सर्टेन असेंबली सीट्स में, जहां पे मुश्किल होती है 2000, 5000, 10,000 वोटों से हार और जीत का फैसला होता है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों का छोड़ना एक ग्रैंड अलायंस को कमजोर करता है टू अ सर्टेन लेवल। लेकिन आरजेडी को भी तो ये लगता होगा ना कि भाई, हम आधी सीटें लड़के 15% वोट ला देते हैं, क्यों नहीं पूरी लड़ लें। बिल्कुल सही बात है, उनकी भी यही सोच है कि मैक्सिमम सीट वो लड़े। आरजेडी के एक रणनीतिकार से मुझे बात हो रही थी, उनका कहना था कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों ये चाहती है कि इस बार मैक्सिमम सीट्स इन्हीं दोनों बड़े दिलों के बीच में रहे, क्योंकि ना केवल प्री पोल बल्कि वो पोस्ट पोल भी देख रही हैं। उनको लगता है कि हम ऐसे लोगों को टिकट दें जो, ऐसा तो नहीं कि जो बाद में टिकट पाके जीतने के बाद दूसरी पार्टी में मिल जाए, राइट। तो इसलिए उनका फोकस था कि भाई, ऐसे लोगों के साथ रहें जो बाद में अलग से जदयू से पोस्ट पोल अलायंस ना कर लें, या फिर बीजेपी से ना कर लें। तो इन सारे कारणों से उन्होंने हाथ थोड़े बांध के रखे हैं अपने तेजस्वी यादव ने, जहां तक अलायंस पॉलिटिक्स की बात है। कितना सही रहेगा ये तो बस कल, जैसा हम सब जानते हैं, वक्त बताएगा। और तब तक आशा नाम की चिड़ियों को उड़ने दें। एक अंतिम सेगमेंट में हम लोग बात कर लेते हैं, एक अंतिम वोटिंग पैटर्न पे। बिहार का जो वोटिंग पैटर्न रहा है एक लंबे समय से, 2005 में एक हंग असेंबली हमने देखा था, उससे पहले भी स्पष्ट बहुमत था, उसके बाद भी स्पष्ट बहुमत है। चाहे कैसे भी चुनाव लड़े हों पार्टियां, ये अलग बात है। ऐसे में इन छोटे राजनीतिक दलों का क्या महत्व रह जाता है, खासकर तब जब अभी आपने बात कही महत्वाकांक्षा की, और अपने पर को फैलाकर बहुत ज्यादा आसमान में उड़ने की। इसके इर्द गिर्द अगर इसको समझने की कोशिश करें तो आपकी बहुत ही जिसको इसको कहते हैं कि बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है ये। इसलिए रेलेवेंट क्वेश्चन है कि पिछले कई चुनावों में अगर आप देखेंगे तो 2005 में फरवरी में जो चुनाव हुआ था, उसी अकेले चुनाव में बिहार ने एक हंग वर्डिक्ट दिया था। एक ऐसा वर्डिक्ट जो इनडिसाइसिव था, जो किसी भी पार्टी या अलायंस के पक्ष में पूरी तरह नहीं था। 2005 वाला जो हाउस था, असेंबली, वो डिसॉल्व करना पड़ा, क्योंकि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी अपने
तरह से नहीं हासिल कर सकी। बिहार के इलेक्टोरेट्स ने भी, बिहार के वोटर्स ने भी उस दिन लगता है कि सबक सीख लिया। आप 2005 फरवरी के चुनाव के बाद के चुनाव देखें, उसके बाद बिहार में विधानसभा के 3 चुनाव हुए हैं और लोकसभा के भी 3 चुनाव हुए हैं। विधानसभा के तीनों चुनाव में सिर्फ एक व्यक्ति के नेतृत्व में सरकार बनी है, एक व्यक्ति के फेवर में डिसाइसिवली बिहार ने वोट किया है, उनका नाम है नीतीश कुमार। तो और लोकसभा चुनाव की जब बात करें तो 2009 छोड़ दें, क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी नेशनल पॉलिटिकल लीडर नहीं बने थे, नेशनल लेवल पर बीजेपी के लीडर नहीं थे, नेशनल पॉलिटिकल सीन में नहीं थे। तो आप ध्यान दें 2005 के उस हंग हाउस के बाद बिहार ने विधानसभा में हमेशा नीतीश कुमार को वोट दिया है डिसाइसिवली, इरेस्पेक्टिव वो किसी भी पार्टी के साथ अलायंस में हो। एज ए मुख्यमंत्री बिहार ने नीतीश कुमार जी को चुना है, एज ए प्राइम मिनिस्टर बिहार ने नरेंद्र मोदी जी को चुना है। तो बिहार के वोटर्स हमेशा डिसाइसिव रहे हैं। ये तो डेफिनेटली एक हॉलमार्क है बिहार के वोटर्स के प्रति, और उनको कैरेक्टराइज करता है कि वो डिसाइसिव है। इस बार भी उम्मीद ऐसी ही है। यही एक सवाल उठता है कि ऐसे डिसाइसिव वोटर्स के सामने ये छोटी पार्टियां अपना वजूद कैसे बचाएंगी। ये अपने आप में एक सवाल है, कैसे अपने आप को रेलेवेंट बना के रखेंगी। और अगर रेलेवेंट बना के नहीं रखेंगी तो जैसा कि अभी हाल में लोजपा के एक नेता ने कहा कि सारी बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाना चाहती हैं, तो ये तो शायद प्रकृति का भी नियम है। सही कहा आपने, बिल्कुल। बिहार चुनाव के हमने तमाम पहलुओं पे बात की अमिताभ जी। खासकर आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहा वो आरजेडी के इर्द गिर्द रहा, आरजेडी की रणनीति पे हमारा फोकस रहा, पार्टी किस दिशा में काम कर रही है इस पे हमने बात की। आज के पॉडकास्ट में हमने आरजेडी की रणनीति और उनसे जुड़े तमाम सवालों और अलग अलग पहलुओं पे बात की। आज के पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। शुक्रिया। ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए, सुबह 7 बजे आज का दिन और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।